गाइस व्हाट्सअप कसकाय भाइयों और बहनों आ जाओ रे। कैन वी स्टार्ट। मैं नहीं पूछने वाला हूँ कैसे चल रहा है पढ़ाई। मुझे मालूम है आपकी हालत क्या हुई होगी अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन कौन आए जरा बताओ फटाफट अपना नाम या फिर किधर से आए हो फटाफट बता सकते हो क्या। हम लोग स्टार्ट करेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके नोट्स किधर है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। उसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि कितना टाइम चलेगा। ये 2 घंटा अप्रोक्सीमेटली चलेगा। आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस। मैंने एमसीक्यू का एक 5 एमसीक्यूज बनाए बिकॉज देखो कैसे होता है कि एमसीक्यूज जो ये चीज है ना तुम लोग 1000 भी सॉल्व किए ना तो भी सेम नहीं आने वाला है। राइट। और एमसीक्यूज के अंदर यूजुअली जो तुम लोग ने पढ़ा है वही पूछा जाता है। सो वाई आर यू टेकिंग दिस एमसीक्यू सेशन सो दैट तुम लोगों को एक तरीका समझे कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है। राइट। सो ओरिजिनली वी वर गोइंग टू टेक पीजीबीबी का रिवीजन सेशन बट सोचा कि पीजीबीबी का रिवीजन ऑलरेडी है अपने पास। इसकी वजह से लेट्स डू समथिंग विच इज नॉट देयर ऑन यूट्यूब वैसा। ओके परफेक्ट। 6 lakhs 6 lakhs। ओके गाइज अगर तुम लोग चैनल पे नए होगे तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करना और एक बार 600 लोग देख रहे हैं तो प्लीज एक बार एक लाइक बटन दबा दो भाई के लिए। और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो कितने एमसीक्यूज है ये पूरे शीट में। तो एमसीक्यूज है अपने 5 एमसीक्यूज। तुलसी की सर 5 एमसीक्यूज बट दीज आर नॉट द नॉर्मल एमसीक्यूज दीज आर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। सो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को मालूम है कितना टाइम लगता है। और उसके बाद मैंने थोड़े से ना पीजीबीपी के ना थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स लिखे हैं। मतलब मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट्स थोड़े से अलग थे इसकी वजह से आई हैव रिटन दोस पीजीबीपी एडजस्टमेंट्स एंड उसके नीचे मैंने कमेंट्स लिखे हैं। ठीक है चलो। तो अभी भी लोगों ने लाइक किया नहीं है। लाइक किया तो तुम लोग कल तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। क्या क्या करना पड़ता है एक लाइक के लिए देखा। चलो आ जाओ चलो चलो चलो। हम लोग अभी क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे एंड विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। आ जाओ आ जाओ। विल नॉट वेस्ट टाइम। मैं तुम लोगों का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग यू नीड टू बी वेरी एक्टिव वाइल यू आर डूइंग दिस बिकॉज ये मूवी नहीं है अपने को प्रैक्टिस करना है। ठीक है चलो आ जाओ। मिस्टर अक्षय बियानी celebrated his 26th birthday on 15th May 2023 and arranged a grand party at Radisson Blue Hotel. On this occasion, he invited his friends, blood relatives and distant relatives. प्लीज एक चीज समझो। कभी भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आया तो ये तुम लोगों को नहीं करना है। बिकॉज देखो हम लोग ने पूरा उसका देखा कि सेलिब्रेट सेलिब्रेट कभी किया 26 बर्थडे था ये था वो था। हम लोगों को बिल्कुल भी कभी भी क्वेश्चन आए एमसीक्यूज का यू हैव टू फर्स्ट गो टू द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। पूछा क्या है वो हम लोगों को समझना है। अदरवाइज लोग क्या क्या होता है मालूम है ये पॉइंट में हम लोग क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। उसके बाद उसके अंदर सब हेड्स ऑफ इनकम्स के इंफॉर्मेशन डाले होते हैं। देन विल गो टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जाने के बाद वापस हम लोग पीछे जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं बड़ा वाला। सो वो हम लोगों को नहीं करना है। सीधा नीचे जाओ और क्वेश्चन देखो कि भाई क्वेश्चन किधर है। तो क्वेश्चन जो है वो देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन which is taxable in the hands of Mr. Akshay for financial year और previous year 23-24। ये पहले के बुक में से है इसकी वजह से मैंने 23-24 लिखा है। 23-24 में कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा। सो हम लोगों को ये एक छोटा सा पॉइंट समझा कि हाँ बाबा इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पूछा है। और ये कौन से फाइनेंशियल कौन से प्रीवियस ईयर के लिए है। ये प्रीवियस ईयर है 23-24। ठीक है चलो तो हम लोगों को एक पर्सपेक्टिव समझ में आ गया। हम लोग फटाफट अभी देखते हैं कि किसने क्या क्या सेल किया है। सी कैपिटल गेन के लिए कुछ ना कुछ सेल करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे फटाफट सिर्फ कैपिटल गेन का इंफॉर्मेशन देखना चालू करेंगे। देखो ये सेलिब्रेट किया ऑन दिस ओकेजन उसने लोगों को बुलाया। सेरेमनी वाज ग्रैंड वॉट एवर। एट द एंड ऑफ द पार्टी अक्षय वाज अवार्डेड बाय गिफ्ट्स। अभी कौन से गिफ्ट्स मिले हैं। सी गिफ्ट जब भी मिलता है रेसिपेंट के हाथ में कभी भी कैपिटल गेन नहीं आता है। सो कहना है ये जो चीज उसको मिली है उस पर कैपिटल गेन तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। पर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है ये। कैन समवन टेल मी इन द चैट। आई वांट एवरीबॉडी टू से समथिंग इन द चैट अबाउट दिस कि इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा। कुछ गिफ्ट्स मिले हैं मुझे तो इसके लिए कौन सा सेक्शन लगेगा। एब्सोल्युटली राइट 56 to 10 लगेगा। सो कभी ना कभी आगे जाके क्वेश्चन अपने को आने वाला है 56 to 10 के बारे में। ठीक है तो वो पर्सपेक्टिव से देखना चालू करते हैं। देखते हैं ना क्वेश्चन में किया कुछ पूछा है क्या। देखना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा है कि कितना 56 to 10 के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। चलो एक बार पढ़ते हैं क्या। हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा टैक्सेबल है।
मदर ने कुछ गिफ्ट दिया, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम मदर, टाइप ऑफ गिफ्ट इज गोल्ड चेन एंड शी परचेस्ड ऑन द सेम डे फॉर 37,822। अभी मदर ने कुछ भी गिफ्ट दिया, कहने से रिलेटिव का गिफ्ट है तो कभी भी 56 to 10 के अंदर फॉल नहीं होगा, तो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल। फादर ने गिफ्ट दिया, अभी कुछ भी गिफ्ट होने दो, कहने से इट इज नॉट गोइंग टू बी टैक्सेबल बिकॉज ही इज अ रिलेटिव। करेक्ट। वाइफ ने गिफ्ट दिया, वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। गोल्ड रिंग गिफ्ट किया, 4। सिस्टर ने गिफ्ट किया पेंटिंग, कहना से पेंटिंग इज अ स्पेसिफाइड मूवेबल असेट, बराबर, पर वो किसने दिया है? सिस्टर ने दिया है, तो इतने भी वैल्यू का हो हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? इट विल नेवर बी टैक्सेबल। कजिन के ब्रदर ने दिया, कैन समवन टेल मी कजिन का ब्रदर रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है क्या? कजिन का ब्रदर रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है क्या? नहीं आता है, सो इट शुड बी टैक्सेबल। बट द पॉइंट इज, इधर देखो एक बात को, the value is 18,200, it is taxable since the value is not more than 50,000, that's why this will not be taxable। अंडरस्टैंडिंग? सो कजिन अगर टैक्सेबल होता अगर 50 के ऊपर होता तो ठीक है। क्लोजेस्ट कजिन, ये भी मेरा रिलेटिव के अंदर नहीं आता है, और ये 50,000 के ऊपर भी है, बट ये I-20 कार है, एंड कार इज नॉट अ स्पेसिफाइड मूवेबल असेट, एंड दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट क्यों हम लोग ने इग्नोर किया। एक 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा था, और दूसरा स्पेसिफाइड मूवेबल असेट नहीं था। करेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स एंड अदर डिस्टेंट रिलेटिव्स ने मुझे कैश गिफ्ट किया 1,51,000 का, कहना से दिस विल बी टैक्सेबल अंडर 56 to 10। एक नंबर। ओके, आ जाओ। मिस्टर अक्षय डिजायर्स टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ हिज फ्रेंड इन पार्टनरशिप ऑन 1/12/23। मेरे हिसाब से ये अभी पॉइंट खत्म हो गया गिफ्टिंग का, ठीक है, उसको अभी धंधा चालू करना है। मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, ही सोल्ड द फॉलोइंग ज्वेलरी। अभी उसने क्या किया? ही सोल्ड मतलब कैपिटल गेन के बारे में बात चालू हो गया, ठीक है। ओके, नाउ क्या कि उसने गिफ्ट सेल किया? मदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन उसने बेच दिया 42,150 का, ठीक है। फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट उसने गिफ्ट किया था, वो बेच दिया 60,180 का। कजिन्स ब्रदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन फॉर 20,600, वो भी उसने बेच दिया, ठीक है। His wife gave him 1 lakh rupees as a gift so that he could not he could invest sufficient money in the unit। Now can I say ये जो पॉइंट है ये क्लबिंग ऑफ इनकम का चालू हो जाएगा। उसने वाइफ ने गिफ्ट दिया सो दैट वो यूनिट में डाल सके, बराबर, ओके। ऑन 1 December 2023 he invested 6 lakh rupees along with the gift amount and his friend also invested 4 lakh in the firm। तो ये क्लबिंग का बात चालू हो गया। हम लोगों को सिर्फ इंश्योर करना है आगे जाके कुछ सेलिंग का इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, ठीक है। ऑन 1 Feb 2024 हिज वाइफ अगेन गेव हिम 1 लाख गिफ्ट। भाई 2 बार गिफ्ट मिला, और वाइफ से जो भी गिफ्ट मिलता है ना वो भी टैक्सेबल नहीं होता है, बराबर है, 1 लाख 1 लाख, ठीक है। जो दो और एक बार गिफ्ट में वो भी टैक्सेबल मेरे हाथ में तो नहीं होगा। एज अ गिफ्ट टू इन्वेस्ट सच मनी इन फर्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इन्वेस्टेड 50,000 मोर फ्रॉम हिज इंडिविजुअल सेविंग्स। मतलब उसने 2 बार धंधे में इन्वेस्ट किया। दैट्स ओके, वो हम लोग बाद में देखते हैं, अपना वो क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, तो डोंट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। सिंस फर्म इज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड इनिशियल स्टेज फर्म रिक्वायर सफिशिएंट फंड, ठीक है। अक्षय सोल्ड, किसने सेल किया? मिस्टर अक्षय sold his wife's gifted gold ring for 40,250 each as on 31st March 2024, and he deployed the funds as partners capital in the firm on 1st April 2024। Now the point is, question first जो उन्होंने पूछा है, what is that? The first question is, मुझे बताओ कि कैपिटल गेन कितना टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय। नाउ कैपिटल गेन्स के लिए गिफ्टिंग का कितना, कौन सा पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स, ये कैपिटल गेन्स के बारे में बात करता है। प्लीज तुम लोगों को समझ रहे हैं क्या? ये पूरे क्वेश्चन में तुम लोगों को एक ही चीज समझना है कि भाई कौन सा पैराग्राफ कौन से चैप्टर के बारे में बात करता है, आइडेंटिफाई करो। ये पूरा 56 to 10 के बारे में बात करता है, ये पूरा कैपिटल गेन के बारे में बात करता है, और नीचे क्लबिंग के बारे में बात करता है। कहने से ये मस्त एकदम क्लैरिटी आ गया एटलीस्ट, बराबर, ओके, क्लैरिटी आ गया। कैपिटल गेन का इधर बात किया, सर नीचे भी बात किया है ना, नीचे भी बात किया, देखो कि मिस्टर अक्षय सोल्ड हिज वाइफ गिफ्टेड गोल्ड रिंग फॉर 40,250 ईच। नाउ द पॉइंट इज, इस पे भी कैपिटल गेन आएगा। यू विल से कि मिस्टर अक्षय के हाथ में वो टैक्स होना चाहिए, पर बावा ऐसा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा मालूम है? इस पे लगेगा क्लबिंग प्रोविजन। ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। पहले वाइफ ने उसके स्पाउस को कुछ विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट दिया,
और वो स्पाउस ने वो असेट सेल करके उसको कैपिटल गेन हुआ, वो भले स्पाउस को कैपिटल गेन हुआ होगा बट स्टिल इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। याद आया क्लबिंग प्रोविजन? याद आया क्लबिंग प्रोविजन? करेक्ट। सो ये वाइफ के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, बराबर एकदम। तो ये इसके हाथ में टैक्स नहीं होगा। तो कैपिटल गेन का कैसे कंप्यूटेशन होगा? एकदम सिंपल है। सब लोग कैलसीज हाथ में लेना, सब लोग कैलसीज हाथ में लेना फटाफट। 40 लिखना, 40 अभी नॉर्मल कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? 40 टू 150 माइनस उसका कॉस्ट, राइट? अभी मेरे लिए कुछ कॉस्ट है क्या? नहीं, मुझे गिफ्ट मिला था। सो कैन आई से इट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। सो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर दिया है क्या? देखो, दिया है, देखो। फादर ने भी जो दिया था उसका भी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर दिया, करेक्ट है। और उसके बाद कजिन ब्रदर ना, तीसरा कौन सा था? कजिन ब्रदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन। ऊपर जाके देखो कजिन ब्रदर गोल्ड चेन कौन सा है? ये वाला, दैट इज 18,200। सो बेसिकली दीज आर माई कॉस्ट्स एंड दीज आर माई इनकम्स। कैलसी पे ये तीन ऐड करना और ऊपर के तीन माइनस करना, तुम लोगों को आंसर आ जाएगा। फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। ये तीन ऐड करना, -37,822 -56,075 -18,200। अरे आए हुए सब क्वेश्चंस है, सब आए हुए क्वेश्चंस है। ओके, 10,833 इज द आंसर देयर? यस इट इज देयर, yes it is there, 10,833. Next question, what is the gift amount not considered as income under section 56 to 10? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्या पूछा है? गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। भाई उसको जितने जितने गिफ्ट्स मिले हैं उसमें से कौन से इनकम्स हम लोग ने कंसिडर नहीं किए हैं इन 56 टू 10, मतलब कौन से इनकम्स हम लोग ने इग्नोर किए हैं। नाउ प्लीज समझो, नाउ दिस क्वेश्चन इज जिधर जिधर क्रॉस दिख रहा है वो सब कुछ आएगा। कैलसी निकालो, कैलसी निकालो, कैलसी निकालो एक बार। इस पे आएगा 37,822, मेमोरी में डालो। 56,075 मेमोरी में डालो। उसके बाद वाइफ ने उसको 4 गोल्ड रिंग्स दिए जिसका वर्थ कितना था? 37,429। सो 37,429 इंटू 4 आएगा। 37,429 इंटू 4 मेमोरी में डालो। सिस्टर ने दिया था 45,000, मेमोरी में डालो। कजिन ने 18,200, वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मेमोरी में डालो। क्लोजेस्ट कजिन से 4,10,000 मिला, ऐड करके मेमोरी में डालो। मेमोरी मतलब समझा ना, कैल्सी का मेमोरी। हाँ नहीं तो सर अभी हमारा दिमाग बंद हो गया है, मेमोरी में नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे मेमोरी में नहीं, कैल्सी की मेमोरी में डालो। बिकॉज ये अभी के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस और डाउट्स तुम लोगों को आ सकते हैं। हो गया, इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। उन्होंने बाद में 1 लाख भी दिया था, उन्होंने बाद में 1 लाख भी दिया था, वाइफ ने 2 बार 1 लाख दिया। 1 लाख एंड 1 लाख, तो वो भी ऐड करो बिकॉज वो भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा मेरे 56 टू 10 में। सो 2 लाख और ऐड करना। मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आना चाहिए 9,16,813। अंडरस्टैंडिंग? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय फॉर प्रीवियस ईयर 23-24? क्या पूछा अभी? व्हाट इज द गिफ्ट अमाउंट टैक्सेबल? एकदम सिंपल हो गया अभी। भाई अभी अगर मैं इसमें से ये कुछ भी कंसिडर नहीं करने वाला हूं तो वापस पढ़ने मत बैठना। अभी यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू से दैट ये टैक्सेबल नहीं होगा, बराबर? तो ये नहीं है तो कहना से ये आ जाएगा 151, ये 151 आ जाएगा। तो 151 एक। दूसरा, सर वो नीचे का क्लबिंग हो जाएगा ना, बिकॉज वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिया था 2 लाख, 1 लाख इधर और 1 लाख इधर। अभी देखते हैं, वाइफ ने मुझे 1 लाख गिफ्ट दिया, मैंने इन्वेस्ट कभी किया? क्लबिंग प्रोविजन में एक पॉइंट है कि भाई अगर तुम्हारा जो गिफ्ट है वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेरे ओपनिंग कैपिटल में होगा, मतलब मेरे ओपनिंग कैपिटल में वो गिफ्ट अमाउंट होगा, तो वो साल में हम लोग क्लबिंग कर लेंगे। तो वाइफ ने मुझे दिया था, वो मैंने कभी इन्वेस्ट किया? मैंने इन्वेस्ट किया 1 दिसंबर 23 को। यू टेल मी वन थिंग, 23-24 में क्लबिंग होगा क्या? 23-24 में क्लबिंग होगा क्या? नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम, क्योंकि उसके ओपनिंग कैपिटल में दिखना चाहिए था। हम लोग 23-24 का ही फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, ठीक है। बाद में सेकंड जो गिफ्ट मिला था वो भी इन्वेस्ट हुआ ऑन द सेम डे, मतलब 1 फरवरी 24, मतलब जो भी हो रहा है वो 24-25 के मिडल ऑफ द ईयर हो रहा है।
और हम लोगों को निकालना है 23-24 के मिडल ऑफ द ईयर हो रहा है, और हम लोगों को निकालना है 23-24 का ही। So can I say 23-24 में क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल? Can I say 23-24 में क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल? राइट? सो बेसिकली कुछ नहीं होगा क्लबिंग, देयर विल बी ओनली वन आंसर, दैट इज 1,51,000। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। इज देयर एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय? अक्षय's वाइफ, अक्षय की वाइफ में, वाइफ के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल होगा क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय? एंड इफ यस, व्हाट शैल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन द हैंड्स, इन हर हैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर 23-24? अक्षय के हाथ में वो सेल ऑफ ज्वेलरी हुआ था मालूम है एंड में? देखना, उसने जो वाइफ ने गिफ्ट दिया था गोल्ड रिंग, वो उसने सेल कर दिया 40,250 को ईच को। भाई कितने गोल्ड रिंग्स गिफ्ट दिए थे वाइफ ने? वाइफ ने 4 गोल्ड रिंग्स गिफ्ट दिए थे। उसने कितने में बेचा? 40,250 में बेचा। सो 40,250 कितने में परचेस किया था? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। इट इज नॉट 37,429, इट इज गोइंग टू बी 35,500। अंडरस्टैंडिंग? सो ये कितना आएगा मालूम है? 35,550। ये माइनस करो एंड इंटू 4 करो। 35,500। ये माइनस करो और इंटू 4 करो, कितना आंसर आएगा? ये मेरा आंसर है 19,000। देखो 19,000 अपने इसमें दिख रहा है। आंसर इज यस, 19,000 दिख रहा है। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एकदम सही था। अब ये सेम क्वेश्चन आएगा क्या सर? नहीं भाई, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो है कि कैसे देखना है पहले। अभी तुम लोगों को और एक चीज समझेगी, हम लोगों को इतना बड़ा पैराग्राफ दे, अभी तू कितना भी बड़ा पैराग्राफ दे, बट देयर विल बी सम बाइफर्केशन ऑफ चैप्टर्स। मतलब फर्स्ट पैरा ये चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पैरा ये चैप्टर के बारे में बात, ये बाइफर्केशन करना स्टार्ट करो एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो वापस उन्होंने जस्ट पढ़ लेते कि क्या है ये। अनन्या गुप्ता करके है, सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस 2001, शी हैज विजिटेड इंडिया फ्रॉम दिस एंड दिस। ठीक है, चलो अभी बेसिकली ये रेजिडेंशियल स्टेटस का बात है। नीचे सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछा है देखते हैं। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस? ठीक है, ये एक दिमाग में समझ में आ गया। मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाउस प्रॉपर्टी का पूछा है, एंड उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाद में, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। सब लोग इधर देखो। अनन्या गुप्ता, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव्स विद हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस 2001। वेरी गुड। शी विजिटेड इंडिया फ्रॉम 21st of March 23 टिल 28th of September 23। ओके, हम लोग कौन सा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25। सो असेसमेंट ईयर 24-25 विच मींस प्रीवियस ईयर 23-24। ओके, ओके, ठीक है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24। देखो अभी कभी आए आई वो आई 21st March 23, एंड शी वाज देयर टिल 28th of September 23 टू टेक केयर ऑफ हिज एलिंग मदर और ऑफ हर एलिंग मदर। इन द लास्ट 4 years शी हैज बीन विजिटिंग इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर टू बी विथ हर मदर। ठीक है, वो एवरी ईयर 100 days आती है। शी ओन्स एन अपार्टमेंट एट न्यूयॉर्क विच इज यूज्ड एज हर रेजिडेंस। वो न्यूयॉर्क में रेजिडेंस, मतलब बेसिकली न्यूयॉर्क का जो भी हाउस है वो एसओपी है। अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे उन्होंने सब कुछ दिया, जो भी दिया होगा इग्नोर करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द हाउस इग्नोर, वैल्यू ऑफ यूएसडी इग्नोर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड इग्नोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? न्यूयॉर्क इज एसओपी। ओके फाइन। नाउ शी टुक ओनरशिप। ओके, ये ओनरशिप दैट इज ओके। अभी वो कौन है? एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। शी इज कमिंग इन इंडिया एवरी ईयर। कैन आई से शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट एवरी ईयर? यस। इफ शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट एवरी ईयर, कैन आई से उसको सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगना चाहिए? सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगना चाहिए बिकॉज शी इज कमिंग इन इंडिया फॉर विजिट। बट उसको सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगा अगर उसका इंडियन सोर्स्ड इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज। अगर उसका इंडियन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 लाख रुपीज, देन इन दैट केस उसको डेफिनेटली एंड डेफिनेटली सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा विद सम रिवाइवल। तो हम लोगों को देखना है कि भाई 15 लाख रुपीज इंडियन सोर्स इनकम क्रॉस कर रहा है क्या उसका, तो वो हम लोग देखते हैं। विल टेक अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन।
शी टुक द ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ न्यू दिल्ली फ्लैट, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ये भी यूज किया। इसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दिया है विच इज इररेलेवेंट फॉर अस। शी हैड टेकन अ लोन विच अगेन इररेलेवेंट फॉर अस फॉर 15 लाख कंप्यूटेशन। नो अमाउंट हैज बीन पेड, 15 लाख के लिए इररेलेवेंट है। वेकेंट है फ्रॉम दिस टू दिस। शी हैड पेड हाउस प्रॉपर्टी एंड इट वाज सोल्ड ऑन 28th ऑफ मार्च। अगर ये सेलिंग प्राइस मतलब कैपिटल गेन 15 लाख के ऊपर होगा तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज शी रिसीव्ड अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 3 लाख रुपीज ऑन ऑन 4th Feb 2024। ठीक है, और नीचे उन्होंने कुछ भी इनकम का बात नहीं किया है। सो कहने से मुझे ये चीज समझ में आ गया कि भाई उसका इंडिया में इनकम उसका 15 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है। इंडिया में उनका इनकम उसका 15 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है। बिकॉज अगर इधर का भी हम लोग ने देखा कि उसने लेट आउट किया है, जो भी किया है, वो 15 लाख के ऊपर नहीं जाता है। इसके वजह से कहना से सेकंड बेसिक कंडीशन उसको नहीं लगेगा। तो कैन यू प्लीज टेल मी वेदर दैट पर्सन इज अ रेजिडेंट पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन? करो करो, कंप्यूट करो, सब लोग प्लीज ट्राई करना। She was in India for 21st March till 28th of September. ना लोग इसमें गलती क्या करते हैं, सीधा इतना ये कंप्यूट करते हैं। ना 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 ना, मुझे तो प्रीवियस ईयर 23-24 देखना है ना। तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1/4/23 से होता है। तो इधर से लेके 28th of September तक देखना। इज इट मोर देन 182 डेज? इज इट मोर देन 182 डेज? नहीं है। इसकी वजह से वो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो पॉइंट नंबर डी इज द आंसर। करेक्ट। पॉइंट नंबर डी इज द आंसर। सुपर। सो कैन आई से ये मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस सॉर्ट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिस अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब कौन से फ्लैट के लिए वो नील एनुअल वैल्यू कंसिडर कर सकती है। ठीक है, ओके। नाउ द पॉइंट इज कौन से उसके पास हाउसेस है। मेरे पास हाउसेस न्यूयॉर्क के हैं, बराबर। शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर न्यू हाउस इन न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली का भी है, मैं इधर दिल्ली लिखता हूं, बराबर। फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, कैन आई से दिस इज अगेन सेल्फ ऑक्यूपेशन? यस। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज 4,20,000। अभी क्या मुझे फर्क पड़ता है, सेल्फ ऑक्यूपेशन होगा तो। शी पेड प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या फर्क पड़ता है? शी हैड टेकन अ लोन ऑफ 16 lakhs। यस, इसका फर्क पड़ता है बिकॉज ये एसओपी भले हो, बट उसका मुझे अगर 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर रहा हूं, देन इन दैट केस मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा 24 बी का। बट अगर मैं 115 बीएसई ऑप्ट करता हूं तो मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के 24 बी का डिडक्शन नहीं मिलता है। करेक्ट, पर उन्होंने इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएस। जो ऑप्ट आउट किया है उसने, तो बेसिकली नॉर्मल स्कीम में है, तो नॉर्मल स्कीम में उसको डिडक्शन मिल जाएगा उसके कंप्यूटेशन के टाइम पे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ऑन constructing the house and construction got completed on 20th March. No amount has been paid towards principal repayment so far. Does not matter. The house was vacant. एक सेकंड ना, हाँ, द हाउस इज वेकेंट फॉर द ईयर फ्रॉम October 23 टू March 24। मुझे नहीं फर्क पड़ता है मेरा एसओपी वेकेंट है कि नहीं। ठीक है। शी हैड हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई एज वेल, तो उसके पास मुंबई में भी हाउस प्रॉपर्टी है, विच वॉज सोल्ड ऑन 28th March 23, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही वो सेल हो गया, लास्ट प्रीवियस ईयर में वो सेल हो गया। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शी रिसीव्ड एन अरियर्स ऑफ रेंट ऑफ 3 लाख रुपीज ऑन 4th Feb 2024। यानी से अरियर्स ऑफ रेंट जब भी रिसीव होते हैं तभी टैक्सेबल होते हैं, बट जब भी 3 लाख कंप्यूट करेंगे तभी मैं 30% माइनस तभी मैं 30% माइनस करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये तो सोल्ड है, इसकी ये तो हाउस प्रॉपर्टी अभी इस साल में वैसे भी है नहीं। अभी मेरे पास दो हाउस प्रॉपर्टीज है, न्यूयॉर्क एंड दिल्ली के। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कैन यू टेल मी कौन सा आंसर मैं सिलेक्ट करूंगा? मैं कौन सा आंसर सिलेक्ट करूंगा? विल आई सिलेक्ट डी और विल आई सिलेक्ट ए? डी ओके। ओके, पॉइंट इज इट इज रीजनेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार दिल्ली एंड न्यूयॉर्क दोनों हाउस के लिए मैं एनएवी नील पकड़ूंगा। पर मैं तुम लोगों को बताऊं ये डी आंसर नहीं आएगा। यू से कि सर ऐसे क्यों?
बिकॉज ये तो दिल्ली का तो एसओपी है, तो दिल्ली का तो कंसिडर करेंगे सर। न्यूयॉर्क भी इधर लिखा है ना, उसमें न्यूयॉर्क में लिखा है कि उस शी लिव्स विथ हर फैमिली, और उधर उधर ही रहती है वो, तो इट इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट देखो, शी इज अ नॉन रेजिडेंट। इफ शी इज अ नॉन रेजिडेंट, वैसे भी जो भी आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी होता है वो इंडिया में वैसे भी टैक्स होता नहीं है, अनलेस इफ इट इज लेट आउट एंड इट इज रेमिटेड इन इंडिया, मतलब रेमिटेड नहीं, इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। ऐसा कुछ हुआ है क्या? सी देखो, नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं हाउस प्रॉपर्टी के? इफ दैट हाउस प्रॉपर्टी तो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, बट उसका जो रेंट है वो इंडिया में मुझे मिला, तो ही टैक्सेबल होता है, बराबर। बट अगर इन दिस केस नॉन रेजिडेंट अगर होगा, तो उसको फॉरेन इनकम कुछ भी टैक्सेबल होता है क्या? नहीं होता है, बिकॉज इसमें तो कुछ लेट आउट भी किया नहीं है। तो कैन आई से दैट इधर हाउस प्रॉपर्टी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर कुछ इंडियन इनकम ही नहीं है। अगर देर इज नो इंडियन इनकम, देर इज नो इंडियन इनकम, सो न्यूयॉर्क का हाउस हम लोग देखेंगे ही नहीं, तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग? सो ये बेसिक छोटा सा पॉइंट था। सो इधर सिर्फ और सिर्फ आंसर किधर आएगा, कौन सा आएगा? दिल्ली आएगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर AY 24-25? अभी हम लोगों को कंप्यूटेशन करना है। हम लोगों को कंप्यूटेशन करते वक्त एकदम सिंपल बात, सबसे पहले हम लोगों को दिल्ली प्रॉपर्टी लेना है। दिल्ली प्रॉपर्टी का NAV इज इक्वल टू 0, दैट इज ओके। बट मुझे 24B का डिडक्शन मिलेगा। 24B का डिडक्शन मिलने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, बराबर। बिकॉज उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का दिया है, देखो डेट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन 20th of March 23। लोन लिया कभी था? लोन लिया कभी था? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। नाउ पॉइंट इज सर, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड? अभी देखो, अगर मैंने 20th March 23 को कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट हुआ है, देन इन दैट केस उसके पीछे वाला कौन सा मार्च था? उसके पीछे वाला मार्च था 31st of March 2022, बराबर ना? पीछे देखो, पीछे। तो इधर से लेके इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज प्री, और इसके आगे इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज। सो प्री के लिए व्हाट इज द डेट? द डेट इज 1/4/2020। सो कहने से 2 साल के लिए प्री कंस्ट्रक्शन आएगा, तो विच मीन्स 16 lakhs का लोन है, 10% है। सो कहने से 16 lakhs इंटू 10% अगर लिया, तो 1.6 lakhs, 1.6 lakhs कम्स टू 3.2 lakhs। ये 2 साल का प्री कंस्ट्रक्शन आ गया। बट सिंस इट इज प्री कंस्ट्रक्शन, आई विल डू अपॉन 5। इफ आई डू अपॉन 5, what will be the answer? My answer should be 54,000, बराबर ना? 54,000। सो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन तो बन गया 54,000, जो मुझे ये साल में मिलेगा अमाउंट डिडक्शन के लिए। पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर मैंने देखा, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन 64 है क्या? हाँ 64, करेक्ट, 64,000 है, 64। अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन अगर देखा, तो 16 lakhs का 10% कम्स टू 1,60,000, ये तो मिलेगा ना? नाउ द पॉइंट इज, मुझे कितना अमाउंट, मुझे मेरा आंसर कितना अमाउंट आएगा? सो कैन आई से माई आंसर विल बी 2,24,000। But since it is SOP, it will be restricted to the extent of 2 lakhs. So can I say my answer will be minus 2 lakhs, and it will be a loss from house property of 2 lakhs. ये मेरा लॉस आ गया। और ऊपर एक प्रॉपर्टी में अरियर्स ऑफ रेंट था, याद है? तो ये दिल्ली प्रॉपर्टी का ये हो गया। मुंबई प्रॉपर्टी का बात किया, तो मुंबई प्रॉपर्टी में 3 lakhs माइनस 30% कितना आता है? आई थिंक इट विल बी 2,10,000, एवरीबडी। एंड अगर मैंने ये हाउस प्रॉपर्टी का टोटल देखा, न्यूयॉर्क तो नहीं आएगा, इट विल बी 10,000 इनकम। एवरीबडी क्लियर? 10,000 इनकम। सो ये मेरा बन जाएगा 10,000 इनकम, एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर डी। ओके, अभी आ जाओ। अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए, अनन्या गुप्ता हैज लेट आउट हर फ्लैट इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग 6 months when she is in India। When she is in India, उसने आउटसाइड इंडिया फ्लैट लेट आउट कर दिया है फॉर सम ऑफ $6,000 पर मंथ, एंड सच रेंट वाज रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट इन न्यूयॉर्क। तो कहने से ये जो इनकम है, ये जो न्यूयॉर्क में उसने लेट आउट किया और न्यूयॉर्क में ही उसको पैसा मिला, तो कहने से दिस इज नॉट एन इंडियन इनकम। एंड उन्होंने बोला देन रेमिटेड टू इंडिया, दिस डज नॉट मैटर।
रेमिटेड किया तो उसका हम लोग इंडियन रिसीट नहीं मानते. सो अक्रूड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया एंड रिसीट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया. इसकी वजह से इट इज नॉट एन इंडियन इनकम विच विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट. इसकी वजह से इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई आंसर. तो न्यूयॉर्क का वैसा भी एप्लीकेबल नहीं होगा. जो भी अपना बाकी का है वो 10,000 वैसे के वैसा रहेगा. माई आंसर विल बी 10,000. सुपर. अच्छा लग रहा है. इजी है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम लोगों को पूछे जाते हैं इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम आर कैन मतलब एमसीक्यूज में, जो वो डिडक्शंस के हो सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के पूछते हैं. तो ये वैसे ही मैंने सोच समझ के थोड़े से क्वेश्चन इधर ऐड किए हैं. ठीक है. फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर सोनू सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स बिल्डिंग इन चेन्नई. इधर कोची होना चाहिए. इधर कोची होना चाहिए. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन सबका दिया है, स्टैंडर्ड रेंट सबका दिया है, फेयर रेंट दिया है, रेंट रिसीव दिया है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया है, रिपेयर्स दिया है, लैंड रेवेन्यू पेड दिया है, इंश्योरेंस पेड दिया है. ठीक है. ये दिया ठीक है. कंप्लीशन दिया है. मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग. दैट इज ओके. नीचे क्वेश्चन में देखते हैं क्या किसके बारे में पूछा है. विच ऑफ द बिल्डिंग्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी. मतलब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर इज अलाउेबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ये भी हाउस प्रॉपर्टी का है. बाद में अंडर विच हेड अमाउंट चार्जेबल. दैट इज ओके. एंड इनकम आइडेंटिफाई करना है. सो हाउस प्रॉपर्टी का हम लोगों को अभी देखना है. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है. विच ऑफ द बिल्डिंग्स इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सोनू. कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन है. देखते चलो. अभी क्वेश्चन पढ़ते. सबका उन्होंने बेसिकली ये कंप्यूट करने के लिए सब कुछ दिया है. मतलब चेन्नई में मेरा घर है और कोची में मेरा एक घर है. ठीक है. ओके. नाउ नीचे आके नीचे पढ़ो. नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन इज लेट आउट फॉर रेसिडेंस. ये मेरा बिजनेस है. लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड लेट आउट करने का ये मेरा मतलब सॉरी एक सेकंड एक मिनट. फॉर असेसमेंट मिस्टर सोनू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन इज लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड लेट आउट फॉर बिजनेस. ओके. तो द पॉइंट इज कि मैंने कौन से पर्पस के लिए लेट आउट किया है. मैंने कौन से पर्पस के लिए किया है. रेसिडेंस के लिए किया है. ये कौन से पर्पस के लिए किया है. बिजनेस के लिए किया है. मुझे बताओ चेन्नई एंड कोची. कोई मुझे बता सकता है क्या कि कौन सा इनकम मतलब चेन्नई का प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, कोची का प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर दोनों का जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा. ओके. नाउ इधर वापस कंफ्यूजन हो सकता है कि यूल से कि सर लेट आउट फॉर रेसिडेंस एंड लेट आउट फॉर बिजनेस में तुम लोगों को लगेगा ये तो पीजीबीपी आएगा ना. अरे भाई आराम से समझो क्या है. नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब बेसिकली मैंने लेट आउट किया है फॉर रेसिडेंस पर्पस. सामने वाला रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज करने वाला है और ये जो है वो सामने वाला बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने वाला है. ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा बिजनेस है. ऐसा नहीं बोल रहा मेरा बिजनेस है. नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं मैं जो लेट आउट कर रहा हूं ना वो तुम लोग रेसिडेंस के लिए यूज करने वाले हो और मैं जो दूसरे वाले को करने वाला हूं वो उसके बिजनेस के लिए करने वाला है. तो मुझे क्या फर्क पड़ता है. मेरा बिजनेस थोड़ी है वो. इसके वजह से ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स हो जाएंगे. ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स हो जाएंगे. मेरा बिजनेस नहीं है वो. अंडरस्टैंडिंग. ओके. तो इसमें क्या आएगा आंसर. बोथ बिल्डिंग्स एट चेन्नई एंड कोची विल बी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इधर मुंबई का भी एक बात है नीचे आता है. सॉरी एक्चुअली और एक नीचे बात है. कट करता हूं मैंने पढ़ा नहीं पूरा. मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्टिंग वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24. मिस्टर राजू अ फिल्म डायरेक्टर टुक ऑन रेंट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इन मुंबई. मतलब मिस्टर राजू ने क्या किया. एक मिनट. मैं कौन हूं. मैं सोनू हूं. ये मैं सोनू हूं. राजू ने क्या किया. एक फिल्म डायरेक्टर था. उसने एक रेंट पे लिया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड जिसके लिए 5,000 पर मंथ पे करता है वो. ठीक है. सो सोनू का एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो उसने राजू को रेंट पे दिया और 5,000 रुपए मिलता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट बिल्डिंग वुड बी कंप्लीटेड बाय अप्रैल. ठीक है. मिस्टर सोनू इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज इज नॉट द बिजनेस ऑफ मिस्टर सोनू. उसका बिजनेस नहीं है. ओके.
तो यूल सी की सर वो तो है ना, रियल एस्टेट डेवलपर बोला है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? अरे रियल एस्टेट डेवलपर प्रॉपर्टीज को सेल करता है, लेटिंग आउट का बिजनेस नहीं है, सेलिंग का बिजनेस है। अंडरस्टैंडिंग? समझा गया? ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मुंबई प्रॉपर्टी आएगा क्या? करेक्ट, एवरीबडी हैज ऑलरेडी सेड दिस, everybody is already said say everybody is already saying this, so Mumbai property will not be considered as income from house property. Why? Because it is under construction. कभी भी चीजें अंडर, अभी कौन सा भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको कभी भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर एबल टू रिकलेक्ट। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ दो करेंगे, चेन्नई एंड कोची। सुपर। Point number two, which of the following payments or expenditures is allowable as deduction while computing income under the head house property incurred in respect of building at Chennai and Kochi? क्या बोला है उन्होंने? Which of the following payments or expenditures is allowable as deduction? ठीक है, इधर आता है ऊपर। अभी कौन से पेमेंट्स है वो पहले देखते हैं। मुझे क्या क्या मिलता है? मुझे पेमेंट सिर्फ मुझे म्यूनिसिपल टैक्स का मिलता है भाई, मुझे सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स का मिलता है और इंटरेस्ट का मिलता है, दैट्स इट। अभी देखते हैं म्यूनिसिपल टैक्स क्या है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट मिस्टर रामू फॉर बिल्डिंग एट चेन्नई, मतलब जो चेन्नई का है ना, चेन्नई के लिए टेनेंट ने भरा है, तो इधर टेनेंट ने भरा है। सो इफ द म्यूनिसिपल टैक्स इज पेड बाय द टेनेंट, डू यू गेट द डिडक्शन? नो। सो विच मीन्स कैन आई से ये 3000 रुपीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। करेक्ट है। एंड पेड बाय मिस्टर सोनू फॉर कोची, मतलब ये 4000 का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। ठीक है। रिपेयर्स पेड बाय द टेनेंट, रिपेयर्स का वैसे भी नहीं मिलता है, बिकॉज बाबा मुझे 24A का डिडक्शन मिलता है ना, 30% का, तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। लैंड रेवेन्यू पेड, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस पेड, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल टैक्स पे करने के लिए मैंने कुछ लोन लिया था और वो लोन का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, नहीं मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा। सो हो गया भाई, इतना ही है। तो कहने से मुझे एक का ही डिडक्शन मिलेगा, दैट इज कोची का म्यूनिसिपल टैक्सेस का। बराबर, तो क्या लिखा है देखो, कौन सा पॉइंट, कौन सा आंसर आएगा? तो ओनली म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू विल बी अलाउड। बराबर, फर्स्ट फर्स्ट आंसर क्या है? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय सोनू एंड रामू, नहीं आएगा। म्यूनिसिपल टैक्स लैंड रेवेन्यू, ये भी नहीं आएगा। थर्ड आएगा, एंड बोथ म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड रिपेयर्स, ये भी नहीं आएगा। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी यस और नो इन द चैट प्लीज। अगर समझ है तो प्लीज एक बार यस और नो लिखना चैट में, फटाफट। Okay. Point number four. What is the amount chargeable to tax under the head income from house property in the hands of Mr. Sonu for previous year 23-24? क्या पूछा है? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ सोनू। ठीक है, अभी प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन करना है, कैलकुलेटर्स निकालो, कैलकुलेटर निकालो ना। तो इधर देखना सब लोग। अभी पहले चेन्नई का बात करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट, MFS, मतलब 35,000 और 31,000, विच एवर इज हायर, correct, which comes to 35,000, that will be restricted to 30 matlab standard rent. So municipal value and standard rent whichever is lower, so my answer will be 35,000 is my GAV, sorry, तो ये मेरा expected rent बन गया, very sorry, this is my expected rent। मैंने कितने महीने के लिए क्या दिया है देखो, rent received is 38,000, that is my actual rent। ठीक है, सो विच एवर इज हायर क्या आएगा? विच एवर इज हायर आएगा 38,000। 38,000 में से म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो 38,000 माइनस कुछ नहीं आएगा। सो बेसिकली माई एनएवी इज इक्वल टू व्हाट? माई एनएवी इज इक्वल टू 38,000। उसमें से 30% माइनस करो, उसमें से 30% माइनस करो, यू विल गेट सम आंसर एंड कीप इट एज योर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कीप इट एज योर, कीप इट इन द मेमोरी। ठीक है, तो ये तेरा कोची बन गया। अभी बात करते हैं, ये मैं डिलीट कर दो। अभी बात करते हैं, ये चेन्नई का हो गया, अभी कोची का बात करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 80,000, फेयर रेंट इज 82,000, विच एवर इज हायर इज 82,000।
it will be restricted to the extent of standard rent, which is 70,000. So can I say my expected rent is 70,000, which will that or 68,000, whichever is higher. So वो कितना आएगा? 70,000. तो 70,000 में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होगा, इसमें होगा. तो ये आएगा 66,000. 66 में से 30% माइनस करो, यू विल गेट द आंसर. और वो मेमोरी में वापस डालना. ठीक है. और नीचे वाला तो वैसे भी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है, सो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. तो मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? इज इट 70 to 800? एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट है. सिंपल, समझ में आ गया. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउस प्रॉपर्टी का अगेन आई विल ट्रीट दिस क्वेश्चन एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, MCQs is the point where independently reading becomes easy, but एग्जाम प्रेशर में रीडिंग becomes difficult. That's why I told you कि कैसे तुम लोगों को अप्रोच रखना है while doing the MCQs, so that तुम लोगों को समझेगा कि भाई टेंशन नहीं लेने का. बड़ा क्वेश्चन दिखता है पर वो होता नहीं एक्चुअली. हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे. ठीक है. ये उन्होंने कुछ लिखा है कि राम बिल्डर्स है, इज अ सोल प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ मिस्टर राम, उसका है. मेन बिजनेस क्या है उसका? कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स. उसका सेल करने का बिजनेस है. ठीक है. डेवलप्ड इन द नेम ऑफ वट एवर लग्जरिया, वट एवर. इट ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर द सेड प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस. सोल्ड मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल फ्लैट्स. अभी तक अपने को क्या समझा ये पूरे पैराग्राफ में? पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज समझा कि भाई राम बिल्डर्स है, वो सेलिंग का उसका. राम बिल्डर्स है मतलब उसके स्टॉक इन ट्रेड है कुछ, बराबर. उसका सेलिंग का धंधा है. करेक्ट. ये भी हम लोगों को समझा. उसके बाद वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करता है. ठीक है. हाउएवर अराउंड, इधर देखो इधर. हाउएवर अराउंड 30 रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड 15 कमर्शियल यूनिट्स वर सोल्ड बाय हिम एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31/3/24. मुझे बताओ, कुछ तो ऐसा पॉइंट था, कुछ तो ऐसा पॉइंट था, याद है क्या? हाउस प्रॉपर्टी में स्टॉक इन ट्रेड के लिए अगर तुम्हारा कोई, अगर कोई भी बिल्डर होगा, अभी जो मेरे से पढ़ा है, सिचुएशन नंबर कौन सा याद करोगे मालूम है? सिचुएशन नंबर लास्ट जो हम लोग ने किया था, जो स्टॉक इन ट्रेड वाला सिचुएशन था, स्टॉक इन ट्रेड वाला सिचुएशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिचुएशन नंबर 6. करेक्ट. सो उसके लिए क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने उसको 2 साल दिया, कि 2 साल के अंदर, बिल्डिंग बनने के 2 साल के अंदर तूने, यू शुड ईदर सेल द प्रॉपर्टी और यू शुड एटलीस्ट गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट. ये 2 साल के अंदर तुम्हारा होना चाहिए. अगर तूने ये सब नहीं किया, इफ यू डोंट इधर लेट आउट द प्रॉपर्टी, यू नीदर लेट आउट द प्रॉपर्टी nor sell the property within 2 years, then in that case, those properties which are unsold will be considered as your deemed to be let out property. Absolutely right. Super. करेक्ट है. तो उसका 2 साल कब से स्टार्ट होगा? 2 साल स्टार्ट होगा कब से मालूम है? जो दिन पे सीसी मिला, जो दिन पे सीसी मिला, दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे जाओ. कभी सीसी मिला? 31/3/23 को सीसी मिला. उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो वही खुद है, बराबर. सो 31/3/2023 के बाद 2 साल, 31/3/24 एंड 31/3/25. सो ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ये ईयर तक तुझे क्या करना है? ये ईयर तक एटलीस्ट यू शुड गिव द प्रॉपर्टी ऑन रेंट और यू शुड सेल इट, बराबर. ओके. और इसके बाद तुम्हारा माना जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी. इजी बात है. ठीक है. ये भी ठीक है. अभी उसने क्या किया कि however 30 units are sold, residential units, and 15 commercial units are sold. Very good. As on 31/3/24, मतलब फर्स्ट ईयर में उसने उतने सारे प्रॉपर्टीज उसने बेच दिए. पर मेरे पास टाइम कब तक है? 31/3/25 तक टाइम है. ठीक है. ओके. नीचे आ जाओ. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ स्लंप इन द रियल एस्टेट सेक्टर. मतलब नहीं बिक रहे थे भाई. इन ऑर्डर टू अर्न सम इनकम फ्रॉम दीज यूनिट्स, राम इंसिडेंटली लेट आउट सम यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. बराबर ना? उसके वो तो कर सकता है, लेट आउट भी कर दिया उसने. डिटेल्स ऑफ यूनिट्स कंस्ट्रक्टेड, सोल्ड एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर गिवन बिलो. और ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है. एग्जाम में हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है.
अभी पर्टिकुलर्स में लिखा है रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड कमर्शियल यूनिट्स। टोटल उसने कितने यूनिट्स कंस्ट्रक्ट किए थे? 100। और कमर्शियल 40। रेजिडेंशियल 100 किए थे, कमर्शियल 40 किए थे। ये 140 यूनिट्स को उसको 2 साल के अंदर, मतलब कौन से दिन के पहले, ये दिन के पहले लेट आउट करना है या फिर उसको सेल करना है। ठीक है, ओके। उसमें से उसने कितने यूनिट सेल कर दिए? 70 एंड 25 यूनिट सेल कर दिए। ठीक है, नाउ यूनिट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31/3/24। अभी 100 में से अगर 70 सेल किए तो कैन आई से 31/3/24 तक 30 यूनिट बाकी है और इधर 15 यूनिट बाकी है। करेक्ट है, पर मेरे पास अभी भी 1 साल है। आई होप एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इधर, बिकॉज इधर थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। ठीक है, जिनको फास्ट चाहिए बंद करो और सीधा बाद में 2x पे देखो, तो दैट बाद में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं समझेगा। हाँ, ठीक है, इधर देखो। यूनिट्स लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। ना उसने क्या किया, 23-24 में लेट आउट किए थे कुछ यूनिट्स। तो वो कितने थे? उसमें से 30 में से 10 यूनिट्स उसने लेट आउट कर दिए एंड 5 यूनिट्स उसने कमर्शियल लेट आउट कर दी। रेजिडेंशियल के 5, कमर्शियल के 5। तो द पॉइंट इज कितने यूनिट्स अभी भी लेट आउट करने बाकी है या फिर सेल करने बाकी है? इट इज 20 एंड 10। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई स्टिल हैव 1 ईयर, आई स्टिल हैव 1 more year टू सेल इट और लेट देम आउट, बिकॉज ये 23-24 का डेटा है। आई हैव टाइम टिल 25। आई होप यूर अंडरस्टैंड। ठीक है, और उन्होंने बोला एक्चुअल रेंट कितना मिला, 10,000 18,000। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट्स सोल्ड, जितने उसने उसने सेल किए, कितने सेल किए? 70 एंड 25। 5 residential units were sold to his friend Mr. Gaurav, who is also a real estate developer on 15/2/2024। अब ये सेल की बात है, तो वो अभी हाउस प्रॉपर्टी खत्म, इधर ये कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है? while computing the total income of Mr. Ram, income from residential and commercial units let out during previous year 23-24 will be taxed under which head? क्या लगता है? राम का, जब भी तुम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हो, इनकम फ्रॉम रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट जो लेट आउट किए हैं, वो किस कौन से हेड के अंदर टैक्स होंगे? हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी? उसका धंधा कौन सा था? उसका धंधा बेचने का था। उसका धंधा बेचने का था और वो क्या कर रहा है? लेट आउट कर रहा है, और इसके वजह से वो किधर आएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। वेरी गुड। उसका धंधा अगर लेट आउट करने का होता तो हम लोग लेट आउट का हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने का होता तो पीजीबीपी लेते, और उसका धंधा सेल करने का है। अगर तूने ऊपर देखा होगा तो उसने क्या लिखा है, देखो ऊपर लिखा है, फर्स्ट लाइन ही, द मेन बिजनेस ऑफ द कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। अंडरस्टैंडिंग? तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्स होगा। What would be the tax treatment of vacant residential and commercial units held as a stock in trade as on 31/3/24? You tell me one thing, 31/3/24 को उसको deemed to be rated property consider करूं क्या? You tell me one thing, as on 31/3/24 को कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी लेट आउट नहीं हुए थे। कौन से? 20 एंड 10 लेट आउट भी नहीं, सेल भी नहीं। Should I consider this as deemed to be let out property? No, because I have 1 more year. I have 1 more year in my hand. सो मैं 23-24 में ये जो एंड है वो तभी एक भी कुछ भी टैक्स नहीं करूंगा, बिकॉज वो 1 साल है मेरे पास अभी। राइट, सो द पॉइंट इज माई आंसर विल बी, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स टू आंसर कि भाई नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये बहुत दम लगेगा इसमें। अभी इसमें देखो क्या क्या ऑप्शंस है, तो अपना आंसर मालूम है अपने को, नॉट टैक्सेबल, कुछ भी टैक्स स्टेटमेंट नहीं आएगा। सो द वेकेंट रेजिडेंशियल यूनिट्स वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, कैंसल। वेकेंट यूनिट्स बोथ रेजिडेंशियल वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, कैंसल। Annual value of both would be considered as nil, hence no income chargeable to tax. Well, will annual value be nil? क्यों भाई, हम लोग टैक्सेबल ही क्यों करेंगे? ओके चलो, हम लोग एनुअल वैल्यू नील लेते हैं। एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वेकेंट एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स, वेकेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स वुड बी नील फॉर 24-25, हेंस नो इनकम इज चार्जेबल फॉर सच यूनिट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट इज vacant units held as stock in trade can never be deemed as let out at any point of time. तो पॉइंट नंबर सी आंसर आएगा, बिकॉज हम लोग वो 2 साल के लिए एनएवी 0 लेते हैं। एंड वेकेंट जो होता है वो कैन नेवर भी, ऐसा थोड़ी है
ऐसा थोड़ी है नेवर भी, वो तो 2 साल के बाद वो बनने वाला है डीम्ड टू बी रिटायर्ड। इसकी वजह से ये भी नहीं है। करेक्ट? ईज़ी। तो ये निल माना जाएगा फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यूनिट्स टू मिस्टर गौरव? अभी ये हम लोग ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स। अभी देखते हैं क्या है लिखा है। गौरव को क्या ट्रांसफर किया। आराम से शांति रखो एकदम, घाई गड़बड़ मत करो, आराम से देखो। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड 5 यूनिट्स वर सोल्ड टू हिज फ्रेंड गौरव। ठीक है। नाउ ये राम ने गौरव को कुछ बेचा। ठीक है। ऑन 15 टू 24 फॉर 20 lakhs ईच। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना आ गया? 20 lakhs आ गया। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 23 lakhs ईच। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल के डेट पे ये था। मतलब ये एसडीवी ऑन द, ये एसडीवी कंसिडर करना। ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना था? 23 लाख। एंड ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट आया था वो अग्रीमेंट के टाइम पे कितना था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? 22 lakhs। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? 22 करेंगे कि 23 करेंगे? इट डिपेंड्स कि मुझे एडवांस कैसे मिला है। सो मिस्टर राम हैज रिसीव्ड 1 lakhs बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अगर अकाउंट पे चेक होगा तो हम लोगों को 22 lakhs कंसिडर करेंगे। तो माय एसडीवी विल बी कंसिडर्ड एज 22 lakhs। व्हाट विल बी राम्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन राम का क्या माना जाएगा? विल इट बी 20 lakhs और 22 lakhs? बात एकदम सिंपल है। इसमें 110% का हम लोग क्या लेंगे? बफर देखेंगे कि वेदर माय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फॉलिंग विद इन 110%। यस, इट इज फॉलिंग विद इन 110% बिकॉज वो एग्जैक्टली 22 lakhs है। इसके वजह से माय एफवीओसी इज गोइंग टू बी 20 lakhs। माय एफवीओसी इज गोइंग टू बी 20 लाख। अंडरस्टैंडिंग? समझा क्या सब लोगों को? ओके। क्या पूछा है अभी? ओके। ऐसे कितने यूनिट्स थे? पूछा तो इतना ही है ना कि व्हाट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ऐसे कितने यूनिट्स थे? ऐसे उसके पास 5 यूनिट्स थे ना। सो 20 lakhs इंटू 5 अगर मैंने किया, माई आंसर इज 1 करोड़। आंसर इज 1 करोड़। तो ये जो 1 करोड़ है वो इधर आएगा, पॉइंट नंबर ए। करेक्ट। अभी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। अज्यूम दैट 1 lakh वॉज पेड इन कैश बाय मिस्टर गौरव टू मिस्टर राम ऑन 1/11/23। Assume that 1 lakh was paid in cash by Gaurav to Ram on 1/11/23 instead of by account पे चेक। सिंपल भाई, क्या होगा आंसर? तो इन दैट केस मेरा एसडीवी कितना माना जाएगा? मेरा एसडीवी 23 lakhs माना जाएगा। अगर मेरा एसडीवी 23 lakhs है, ऑफ कोर्स मेरा आंसर चेंज होगा। क्यों मेरा आंसर चेंज होगा? बिकॉज ये नॉट फॉलिंग अंडर विद इन 110%। तो मेरा एफवीओसी कैसे माना जाएगा? 20 lakhs। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम सही है। 23 इंटू 5। सुपर। तो इधर याद रखना 20 lakhs एंड 22 lakhs होगा। एफवीओसी पागल जैसे 22 lakhs मत करना। अभी ये लास्ट डे पे ये गलती मत करना, ठीक है ना? ये 110% के अंदर था, इसलिए 20 lakhs ही लेना। ठीक है। तो ये भी जो भी आंसर आएगा तुम लोग इधर लिख देना। ओके। अभी द पॉइंट इज, अभी क्या पूछा है? एक सेकंड। इधर क्या पूछा है उन्होंने? पूछा एफवीओसी है ही नहीं एक्चुअली। उन्होंने क्या पूछा है? इंस्टेड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक व्हाट वुड बी योर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड 56 टू 10, ये पूछा है। तो क्या आएगा? 56 टू 10 के अंदर कितना इनकम आएगा? 56 टू 10 के अंदर कितना इनकम आएगा? अगर हम लोग कंसिडर भी करते, अगर हम लोग कंसिडर भी करते तो हम लोग बोलते हैं कि भाई 3 lakhs इंटू 5 इट शुड बी 15 lakhs। योर थिंकिंग इज राइट। योर थिंकिंग इज राइट कि उसको बेनिफिट मिल रहा है 3 लाख रुपए का, और इंटू 5 होगा तो 15 lakhs होगा। बट भाई 56 टू 10 विल नॉट बी एप्लीकेबल। तुम लोगों को मालूम है क्या एप्लीकेबिलिटी में?
एक पॉइंट था 56 to 10 will not be applicable if for the recipient it is stock in trade. अगर वो रेसिपिएंट के लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो 56 to 10 लगेगा ही नहीं. एंड गौरव कौन है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हु इज ऑल्सो अ रियल एस्टेट डेवलपर? कुछ याद आया? हु इज ऑल्सो अ रियल एस्टेट डेवलपर. एंड इसके वजह से इसमें 56 to 10 लगेगा ही नहीं. और इसमें 56 to 10 नहीं लगेगा तो मेरा आंसर क्या होगा? 15 lakhs नहीं होगा, 10 lakhs नहीं होगा. नील सिंस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये छोड़ दे. पॉइंट नंबर डी. करेक्ट. गोल्डस्मिथ वाला मेरे मेरे टाइम पे मैंने बोला था. गोल्डस्मिथ वाला एग्जांपल एब्सोल्युटली राइट. जबरदस्त पॉइंट है ये. कुछ नहीं, नहीं आया याद, इट्स ओके. नेक्स्ट टाइम गलती मत करना बस. एक सेकंड. ठीक है, आ जाओ. लास्ट एमसीक्यू है. आ जाओ फटाफट देखते हैं. एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1. मिस्टर कृष्णा is engaged in the following activities on agricultural land situated in India. Total area of land is 5 acres. कितना है? 5 acres है. एक्टिविटी दिया है एबीसी. नीचे क्वेश्चन देखो. ये मैंने एग्रीकल्चरल इनकम का क्वेश्चन डाला है इसमें. व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कृष्णा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. एग्रीकल्चर इनकम आइडेंटिफाई करना है. बाद में वापस एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम का है. ये भी एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम का है. एंड ये भी एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. कौन से एक्टिविटीज है? 3 एक्टिविटीज किए जाते हैं. एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी. He grows saplings or seedlings in a nursery, spreading over on 1 acre land. The sale proceeds of which is 5 lakh rupees. Sale proceeds कितने? 5 lakh rupees. Point is, ये तो exempt होता है, हम लोगों को मालूम है. ये 5 लाख है. कॉस्ट कितना है उसका? 1,40,000. बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड फॉर ग्रोइंग सैपलिंग्स और सीडलिंग्स. इट डज नॉट मैटर कि बेसिक ऑपरेशंस अपने इसमें हुए है कि नहीं. बेसिक ऑपरेशंस अपने हुए है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता है. हुए है नहीं हुए, इट विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, तो ये जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट होगा. एक्टिविटी बी, ही ग्रोज कॉटन ऑन 3 acres लैंड. ठीक है, 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 lakhs. इसके लिए तुम लोग ने एग्रीकल्चरल इनकम का टॉपिक मालूम होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, तो इसमें देखो क्या है. ये एक लैंड है और ये लैंड में से 40% जो है वो सेल हो रहा है सीधा कॉटन. ये कितने में सेल हो रहा है? ये सेल हो रहा है 4 lakhs में. एकदम बराबर. कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ विच इज 2,25,000. तो 40% का जो कॉस्ट है उस वो कितना है? 2,25,000. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये एग्जाम होने वाला है, ये अपने को मालूम है. द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस 60% इज 3,37,500. सो 60% जो है उसका कितना है? 3,37,500. सिंपल बात. इधर तक कुछ लफड़ा नहीं है. एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 6 lakhs. मार्केट वैल्यू क्यों? समझो एक बात को. अब आई होप तुम लोगों को ये समझा होगा कि अगर उसने ये फैक्ट्री में भेजा और फैक्ट्री से उसने वो बेचा, उसके लिए हम लोग मार्केट वैल्यू देखते हैं 6 lakhs. करेक्ट है, मार्केट वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है. आफ्टर इनकरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 1 lakh, yarn इज सोल्ड फॉर 8,50,000. yarn इज सोल्ड फॉर 8,50,000 और 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ. ये मैं तुम लोगों को बोला था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम. व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम इन दिस केस? ये 40% जो सेल किया है ना, उसका एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? ओके, सबसे पहले A1 का आंसर देके वो एक्टिविटी 1 A के बारे में पूछ रहा है. फटाफट देखते हैं. व्हाट वुड बी द इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कृष्णा. सिंपल बात. एग्रीकल्चरल इनकम पूछा है तो 5 लाख मत लिखना. एग्रीकल्चरल इनकम पूछना है 5 lakhs minus 1,40,000. This is your agricultural income which is exempt from tax. Right? So agricultural income is not 5 lakhs. 5 lakh minus 140, which will be 3,60,000. Similarly, इधर आता है. What amount of income from activity B with respect to sale of cotton would constitute agricultural income and business income in the hands of Mr. Krishna?
ये एक्टिविटी बी का कितना एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कितना बिजनेस इनकम होगा, हम लोगों को देखना है। ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है? सेल ऑफ कॉटन है, सेल ऑफ कॉटन। प्लीज समझो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये 40% के बारे में बात कर रहे हैं, सेल ऑफ कॉटन, बिकॉज ये फर्दर मैन्युफैक्चरिंग होके मैन्युफैक्चरिंग यार्न हो रहा है। ये इसके बारे में नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने 40% के बारे में पूछा। सो कैन समवन टेल मी, 40% के बारे में पूछा है तो व्हाट इज द एग्रीकल्चरल इनकम? 4 lakhs माइनस 2 lakh 20। अंडरस्टैंडिंग? 4 lakhs माइनस 2 lakh 25, वो कितना आता है? इसमें कुछ भी बिजनेस इनकम है क्या? कुछ भी नहीं है। सो माई आंसर विल बी 1,75,000 एज एग्रीकल्चरल इनकम। सिंपल, पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल है। ठीक है, वो दूसरा कंप्यूट मत करना, बिकॉज दे आर आस्किंग ओनली फॉर सेल ऑफ कॉटन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ यॉन इन कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा। अभी हम लोग बात करेंगे इसका। यू वांट टू कंप्यूट बिजनेस इनकम? कैन समवन टेल मी द बिजनेस इनकम? सिंपल है भाई, 8,50,000 में बेचा था, 1 लाख रुपया एडमिन जो भी खर्चा किया वो था, माइनस उसमें से कॉटन का कॉस्ट कितना था, जो मार्केट वैल्यू था, दैट इज 6 lakhs। तो 850 माइनस 1 माइनस 6 विच कम्स टू 1,50,000। ये बिजनेस इनकम हो गया। व्हाट इज माय एग्रीकल्चरल इनकम? माय एग्रीकल्चरल इनकम इज वॉट एवर विल बी माई सेल, कॉटन का वैल्यू विच इज फेयर मार्केट वैल्यू विच इज 6 lakhs माइनस 337,500। मैंने तुम लोगों को एक आइडिया दिया था, याद है क्या, मैंने लेक्चर के अंदर, कि भाई ऐसा तुम लोग अगर निकालोगे ना, तुम लोगों को बहुत सिंपल हो जाएगा लिखने के लिए, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 lakhs माइनस जो भी है, देखो, बिजनेस इनकम 150 एंड मेरे हिसाब से 260 टू 500 आएगा। करेक्ट, माय आंसर शुड बी बी। मतलब लेट्स प्रे दैट दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। बहुत सिंपल है। दूसरे सिंपल वो एसईजेड का प्रे करो कि भाई एसईजेड का इक्वेशन आना चाहिए। इट्स सिंपल होता है एकदम एसईजेड वो सब सॉल्व करने के लिए। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी सी? एक्टिविटी सी वो तो पढ़ा ही नहीं अब तक। एक्टिविटी सी क्या है? लैंड मेजरिंग 1 acre is letting out is let out to Mr. Ramesh on monthly rental of 15,000। लैंड लेट आउट किया विच इज यूज्ड बाय रमेश एज फॉलोस। ठीक है, मेरे पास लैंड था, वो लेट आउट किया है, और वो लैंड जो लेट आउट किया है वो 50% एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किया है एंड 50% नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किया है, जिसके लिए मुझे 15,000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर कृष्ण। अभी द पॉइंट इज बहुत सिंपल है भाई। 15,000 का हाफ मतलब कितना? 7,500 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एंड ये 7,500 क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगा, जो नॉन एग्रीकल्चरल है। तो 7,500 इंटू 12 करो, 7,500 इंटू 12 करो, यू विल गेट द आंसर, विच मीन्स 90,000 एग्जाम्प्ट एंड 90,000 टैक्सेबल। देखो, और ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स मत करना, ऑफ कोर्स ये होगा टैक्स किधर? अपने आईएफओएस के, बिकॉज ये लैंड है ना, लैंड थोड़ी आता है भाई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, पॉइंट नंबर 5, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर कृष्णा फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 अज्यूमिंग ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। सो उसका जीटीआई मुझे निकालना है। एक बार देखते हैं, एक्टिविटी ए से कुछ भी इनकम आएगा क्या? नील। एकदम क्लैरिटी के साथ, एक्टिविटी ए से कुछ नहीं आएगा। एक्टिविटी बी से क्या इनकम आएगा? एक्टिविटी बी से मुझे एक इनकम आएगा, दैट इज ये जो बिजनेस इनकम है, दैट इज 1,50,000। बराबर ना? इधर आया ना रे? और ये एग्रीकल्चर जो भी आएगा वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, 2.62 500, ये एग्जाम्प्ट है। सो 150 इधर। एक्टिविटी सी किधर आएगा? एक्टिविटी सी से कैन आई से 90,000 एवरीबडी? सो 150 प्लस 90, ये मेरा आंसर कम्स टू 2,40,000 एंड माई आंसर शुड बी 40। इजी है। सो बेसिकली बात को समझो,
व्हेनेवर दीज आर आवर एमसीक्यूज फॉर द लास्ट डे। बट देखो ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पीजीपी के एडजस्टमेंट्स डिस्कस करना है, जो अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स है। मैंने कुछ 10 एक एडजस्टमेंट्स लिए हैं और अपने पास और एक भी 55 एडजस्टमेंट्स का शीट है। ओके, एक बार इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। एमसीक्यूज जब भी आएगा, व्हेन टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज जब भी आएगा ना दोस्तों, तभी एक चीज हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज मेरे हिसाब से एंड में करना। मैं आई विल टेल यू द रीजन। ओके, अगर तुम लोगों को तुम्हारा प्रोफेसर कुछ और बताता होगा तो आई अप्रिशिएट दैट, बट मैं लोगों को क्या बोलता हूं कि ये एमसीक्यूज एंड में करना, एंड आई हैव रीजन फॉर दैट। एंड द रीजन इज, होता क्या है ना कि लोग प्रैक्टिकली एमसीक्यूज स्टार्ट में किया ना तो वो लोग घुस जाते हैं भाई एमसीक्यूज में, घुस जाते हैं। मतलब 2 मार्क्स के लिए वो लोग 15-20 मिनट डालते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग 1 आवर फॉर एमसीक्यूज, 1 आवर फॉर एमसीक्यूज, बिकॉज अपने को खुद पे कंट्रोल होता नहीं है। बराबर, तो एमसीक्यूज पहले मत देखना। एमसीक्यूज के लिए एंड का 50 मिनट्स रखना, 50 मिनट्स रखना बोल रहा हूं मैं, नहीं डालना नहीं बोल रहा हूं, रखना 50 मिनट्स। जब भी हम लोग बैक ऑफ द माइंड 50 रखेंगे, उसके बाद वो कम होके 40 बन जाएगा, बट बैक ऑफ द माइंड रखना कि मेरे पास 50 मिनट्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सी देखो, एमसीक्यूज आर द गेम चेंजर्स, एमसीक्यू इज द गेम चेंजर। बट एमसीक्यू तुम लोग ने अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, डू नॉट, नेवर एवर रीड द पैरा, पैरा पहला रीड मत करो, पहले क्वेश्चंस रीड करो, गेट एंड आइडेंटिफाई द फोकस कि व्हाट डू यू वांट, then you go to the para and link or get only that information from the para. For example, अगर मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कैपिटल गेन का क्वेश्चन है और पैरा के अंदर पहला रेजिडेंशियल स्टेटस दिया है, या रेजिडेंशियल छोड़ दे, हाउस प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन दिया है, सैलरी का इंफॉर्मेशन दिया है, अरे भाई मुझे किसका इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या सेल क्या बता, सो आई विल लुक ओनली फॉर दैट इंफॉर्मेशन इन द पैरा, अंडरस्टैंडिंग। तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा, और हम लोग एवरी पॉइंट के लिए डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैपिटल गेन का है, कैपिटल गेन का इंफॉर्मेशन पढ़ो, अपने को लिए क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए कैपिटल गेन का, एफवीओसी चाहिए, बाद में ट्रांसफर एक्सपेंस चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो उसका वो इंफॉर्मेशन, उतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए, लुक ओनली फॉर दैट पॉइंट। हाउस प्रॉपर्टी पूछा, रेंटल इनकम ढूंढना चालू करो। क्लबिंग पूछा, सो एवरी, भला भले वो एमसीक्यूज बहुत बड़ा होगा, पर एवरी पार्ट विल हैव सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स। ये सेम चीज आईडीटी में भी होगा। वो पैराग्राफ को बाइफर्केशन करना, उसका स्टार्ट करना कि ये इसके बारे में पूछा है, ये इसके बारे में पूछा है, ये इसके बारे में पूछा है, और वो एवरी पैराग्राफ का अलग अलग क्वेश्चन तुम लोगों को दिखेगा नीचे, तो तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ओके। अभी आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, अ फ्यू एडजस्टमेंट्स ऑफ पीजीबीपी, जो मुझे लगता है कि थोड़े से अलग थे, अलग तुम लोगों ने किए भी होंगे कुछ, ऐसा नहीं है, पर इट इज नॉट वेरी कॉमन। एडजस्टमेंट नंबर 1, मुझे सब्सिडी मिला, अगर मुझे कौन सा सब्सिडी मिला होगा, विच इज 20% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। कभी भी याद रखना, सब्सिडी अगर एक असेट के रिलेटेड का सब्सिडी होगा, मुझे असेट के रिलेटेड का सब्सिडी मिला है, तो मुझे पीजीबीपी में ऐड नहीं करूंगा, आई विल ऑलवेज रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट। मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मैं क्या करूंगा, रिड्यूस कर लूंगा वो सब्सिडी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉस्ट, या डब्ल्यूडीवी पकड़ो, या कॉस्ट पकड़ो, डब्ल्यूडीवी से कंफ्यूजन, मेरा कॉस्ट कितना है, 1 करोड़, और मुझे सब्सिडी मिला वो असेट के लिए, दैट इज 20 lakhs। सो मैं कॉस्ट में से क्या करूंगा, सब्सिडी माइनस करूंगा, दैट इज 20 lakhs। सो आई विल कंप्यूट डेप्रिसिएशन ओनली ऑन 80 लाख। बट अगर मुझे नॉर्मल सब्सिडी मिला, 20 लाख का नॉर्मल सब्सिडी मिला, असेट के रिलेटेड नहीं था, लमसम सब्सिडी मेरे हाथ में दे दिया, अगर वो कोई भी लमसम सब्सिडी मेरे हाथ में दे दिया, कौन से असेट के लिए नहीं होगा, तो ऑलवेज एड इट टू योर इनकम। तो तुम लोग क्या करोगे, ऐड करो इनकम के अगेंस्ट, इनकम के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 था, ये नॉट वेरी कॉमन, सो आई थॉट ऑफ कंसिडरिंग दिस। शी पेड job charges for the value addition on fabrics of 90,000 without deduction of tax to job worker by an account paycheck। एकदम सिंपल है, अगर पेमेंट किया है विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस टू अ रेजिडेंट पर्सन तो 30% डिसअलाउ होता है, एंड अगर वो एक नॉन रेजिडेंट को किया होगा तो 100% डिसअलाउ होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों को मालूम है। कमीशन पेड टू एजेंट अलाउड एज डिडक्शन इन अर्लियर असेसमेंट ईयर। पहले के असेसमेंट ईयर में मैंने कमीशन जो पे किया था वो 50,000 अलाउड था। ठीक है, मतलब 50,000 अलाउ कर दिया मैंने, एंड आई हैव रिसीव्ड दैट इनकम बैक, सॉरी रिसीव्ड दैट एक्सपेंडिचर बैक।
मैंने 50,000 लास्ट ईयर स्पेंड किया, लास्ट ईयर मैंने उसका डिडक्शन भी ले लिया। दिस ईयर आई एम गेटिंग दैट 50,000 बैक, व्हिच मीन्स ये जो 50,000 मिला है, इट इज नो मोर माय एक्सपेंडिचर, बट सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिडक्शन फॉर दैट, इट विल बी कंसिडर्ड एज माय डीम्ड इनकम। ये भी सिंपल है। ओके, अभी देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, incurred loss of 1,17,500 from an eligible transaction carried out in respect of trading in derivatives in recognized stock exchange. Now, ये लॉस मुझे कोई बता सकता है क्या? Is this loss speculative or not? Is this loss speculative or not? समझो, ये जो लॉस है डेरिवेटिव्स का, ये स्पेक्युलेटिव नहीं है। दिस इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव लॉस। सो इसकी वजह से ये नॉर्मल ही लॉस जैसा ट्रीट किया जाएगा। सो ये स्पेक्युलेटिव लॉस मत बोलना इसको। ये मुझे भी लगा था कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी वजह से मैंने इसमें डाला। सो लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 5, बैड डेट्स ऑफ 30,000। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बैड डेट्स रिकवरी क्या होता है? सी सब लोगों को मालूम है बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है, अगर आगे बैड डेट्स का रिकवरी हुआ तो जो रिकवरी हुआ है वो मेरा डीम्ड इनकम बन जाएगा। सर हम लोगों को ये मालूम है, पर ये एडजस्टमेंट इधर तक नहीं रुकता है, ये थोड़ा अलग एडजस्टमेंट है। अभी प्रैक्टिस बैच रेगुलर बैच तुम लोगों को मालूम होगा, पर याद नहीं होगा तो वापस रिमाइंड करवा रहा हूँ। बैड डेट्स ऑफ 30,000 अलाउड इन प्रीवियस ईयर 23-24। ठीक है, अलाउ कर दिया मुझे। However, the assessing officer allowed the bad debts of only 20,000। अरे गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं, तू 30,000 रुपीज लिया तेरे रिटर्न ऑफ इनकम में, पर तुझे सिर्फ 20,000 का ही हम लोग डिडक्शन दे देंगे। तो मेरा कितना उन्होंने डिसअलाउ किया? मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर कि मुझे 30,000 मिलना चाहिए, मुझे अलाउ कितना हुआ? मुझे अलाउ सिर्फ 20,000 हुआ, विच मीन्स मैंने टैक्स कितने अमाउंट पे किया? टैक्स पेड ऑन 10,000। बराबर ना? इन मेरा एक्सपेंडिचर नहीं मिला मुझे 10,000, तो विच मीन्स टैक्स मैंने 10,000 पे कर दिया। Correct? Okay. Subsequently, bad debts of 25,000 has been recovered from the customer. Customer से बाद में मुझे 25,000 का bad debts आया। तो you'll say कि सर 25,000 का bad debts अगर recover हुआ है कस्टमर से, तो वो कस्टमर से जो भी recover हुआ है वो हमारा deemed income करके बन जाएगा। बट इधर जब भी रिकवरी का तुम लोग लिखोगे 25,000, इसमें से तुम लोग ने जितना ऑलरेडी टैक्स पे किया था विच इज 10,000 रुपीज, यू विल रिड्यूस इट फ्रॉम द बैड डेट्स रिकवरी एंड ओनली 15,000 रुपीज विल बी टैक्स। बिकॉज जब भी रिकवरी हो रहा है तभी मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ देखो इसमें से मैंने ऑलरेडी 10,000 पे टैक्स दे दिया था बिकॉज तूने मुझे इतना अलाउ नहीं किया था। करेक्ट है, तो आई विल रिड्यूस इट and I will consider only 15,000 as my deemed income. Is everybody clear? I want everybody's yes in the chat, please. सो मैंने नीचे इसके रीजन भी दिया। अभी कभी कभी लोग इस पे गलती करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ 25,000 इन अ सोविनियर पब्लिश्ड बाय लोकल पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी। कभी भी याद रखना, लोकल पॉलिटिकल पार्टी का जो एडवर्टीजमेंट है ये भले बिजनेस के रिलेटेड हो, पर लोकल पॉलिटिकल पार्टी को के साथ अगर किया होगा तो हम लोग पीजीबीपी के अंदर उसको डिसअलाउ कर देंगे। कुछ भी अगर तुम लोग ने पब्लिश किया होगा तो डिसअलाउ कर देंगे। एंड 80 जीजीबी और 80 जीजीसी इसके अंदर उसका डिडक्शन ले लेंगे, सबका डिडक्शन ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट पीजीबीपी से क्या करो तुम लोग, डिसअलाउ करो। ठीक है, अभी देखो ये एक एडजस्टमेंट है, आई थिंक ये डिडक्शंस का है। करेक्ट, ये है 80 क्यूक्यूबी का। देखो, he received royalty of 2,88,000 from abroad for a book
authored by him in the nature of artistic. The rate of royalty as 18% of value of books and expenditure made for earning this royalty was 40,000. The amount remitted to India till 30th September is 230. I'm giving you time of 2 minutes. जस्ट एक बार कंप्यूट करो ना कि मुझे कितना, मतलब इनकम कितना होगा एंड माइनस डिडक्शन के साथ कितना होगा. ओके, मुझे सिर्फ एक ही बताना 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन कितना होगा. दैट्स इट. 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन क्यों नहीं होगा, कितना होगा सर? ये लमसम ही है. लमसम तो क्या 3 लाख तक पूरा का पूरा ये होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है. लमसम 6 लाख हुआ तो मेरा 3 लाख तक ही हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट. 3 लाख का ही मिलेगा मुझे. ठीक है, ध्यान देना. अभी मेरा इनकम कितना होगा आईएफओएस के अंदर वो देखते हैं. रॉयल्टी हमेशा आईएफओएस के अंदर टैक्स होता है, बराबर. ये रिसीव्ड रॉयल्टी ऑफ 2,88,000, तो 2,88,000 मेरा रॉयल्टी आ गया. उसमें से मैंने 40,000 रुपीज का कितना क्या क्या पे किया, 40,000 रुपीज का मैंने डिडक्शन ले लिया. सो 2,88,000 रॉयल्टी है. उसमें से 40,000 रुपीज मैंने डिडक्ट करूंगा बिकॉज वो मेरा एक्सपेंडिचर था. तो कहने से माई इनकम विल बी 2,44,000. यस. बट 80 क्यूक्यूबी के अंदर, दोस्तों, 80 क्यूक्यूबी के अंदर मुझे जो रॉयल्टी का डिडक्शन मिलता है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स. और ये कितना है रॉयल्टी? 2,88,000. तो अगर 2,88,000 18% है तो व्हाट इज गोइंग टू बी 15%? तो ये कितना होगा? 2,88,000 इंटू 15/18 कम्स टू 2,40,000. सो इतना मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए. बट सिंस आई हैव रिमिटेड ओनली 2,30,000, सो मुझे 240 का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं. तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 2,30,000 तक, बराबर है. एंड सिंस आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिडक्शन ऑफ 40,000 रुपीज एज एक्सपेंडिचर, अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था अगर ऊपर तुम लोग ने डिडक्शन लिया है तो हम लोग डिडक्शन में से भी एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे. सो इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर बिकॉज हम लोग आईएफओएस के टाइम पे भी 40,000 माइनस किया. सो ये होगा 1,90,000. मेरा आंसर कितना आएगा? 1,90,000. तो मैंने नीचे अच्छे से एकदम समझाया. रॉयल्टी ऑफ 2,88,000 क्या होता है? 240 restricted to the amount brought into India in convertible foreign exchange, that is 230. The deduction value will be further reduced by the amount of expenses allowed as expenses while computing the income. Allowed as deduction you can say. ठीक है, पक्का एकदम. ओके. ऐसा मत करना. अभी लोग क्या कर सकते हैं मालूम है? 2,40,000 माइनस 40 करेंगे और ऐसा कुछ तो करेंगे. ठीक है, बोलोगे नहीं 2 लाख आंसर आना है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. 240 एंड 230 पहले कंपेयर करो और उसके बाद 40,000 माइनस. जो एलिजिबल डिडक्शन है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस. ठीक है, ये भी गलती हो सकती है. एक लास्ट एडजस्टमेंट है जो मुझे थोड़ा अलग लगता है और जो मुझे लगता है कि आ सकता है एग्जाम के अंदर, सो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ. दैट इज कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट. नाउ इसमें देखो, कैपिटल गेन में याद है क्या तुम लोगों को सेक्शन नंबर 55 करके एक सेक्शन था. सेक्शन नंबर 55, वो एक अच्छे से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर तुम लोग ने if the asset is falling under 112 A का asset, बराबर 112 A का asset है, and if it is acquired prior to 31/1/2018, then in that case उसका जो cost of acquisition होता है ना, वो revalue होता है with the और कंपेयर होता है with the FMV as on 31/1/2018. करेक्ट है, विच एवर इज हायर. और ये जो भी आंसर आता है ना, दिस शुड नॉट एक्सीड द एफवीओसी. बेसिकली ये फंडा है. Whatever will be the cost will be revalued with the FMV, whichever is higher.
जो भी एफएमवी होगा वो एफएमवी मेरे एफवीओसी से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब जो बेसिकली जो आंसर आएगा, जो कॉस्ट आएगा, दिस कॉस्ट शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ एफवीओसी। ठीक है, चलो एक बार इधर देखते हैं। मिस्टर राजा सोल्ड 10,000 listed shares at the rate of 480 per share of A Limited, an Indian company, on 15/9/2024, which he acquired on 5/4/2017 at the rate of 100 per share. STT was paid both at the time of acquisition or at the time of transfer of such shares, which gives us a hint that it is section 50, sorry, which gives us a hint of it is 112A के assets STT पे किया। कभी acquire किए थे 5/4/17 को। Is it prior to 31/1/18? Yes. On 31/1/18 उसके FMVs दिए हैं, हाईएस्ट प्राइस, एवरेज प्राइस, लोएस्ट प्राइस। सो मेरा सबसे पहले मुझे चाहिए FVOC। What is my FVOC? FVOC is 10,000 into 480 comes to 480, 1, 2, 3, 4, 48 lakhs। सिंपल एकदम, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं मिलता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी, एक्चुअल कॉस्ट विल बी 100 और एफएमवी एज ऑन 31/1/18। पर वो एफएमवी कौन सा कंसिडर करे, हाईएस्ट करे, एवरेज करे कि लोएस्ट करे? इट इज हाईएस्ट, विच मींस 300, विच एवर इज हायर इज 300। तो 300 इंटू 10,000 कितना आता है? 30 लाख। इज इट मोर देन एफवीओसी? नो, सो वी विल टेक अ डिडक्शन। तो इसका आंसर कितना है? 8 लाख। सब लोगों को समझाइए कि क्या हुआ पूरे पॉइंट में। सेक्शन 55 एक बार करना चाहिए तुम लोग। ठीक है, मैं तुम लोगों को और एक एडजस्टमेंट बताता हूं इसमें। कभी कभी क्या होता है ना, एक बोनस होता है, बोनस। वो बोनस दिया जाता है समझो 2008 के अंदर। ठीक है, 2008 के अंदर बोनस दिया जाता है। अगर बोनस 2008 में दिया तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, और कितने शेयर्स है? समझो 100 शेयर्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लाएगा। अभी वो लोग बोलते हैं कि 2024 में ये बोनस के 100 शेयर्स बेच दिए, ये 100 शेयर्स बेच दिए, तो उसका एफवीओसी कितना आएगा? उसका एफवीओसी आएगा 100 शेयर्स इंटू जितने में बेचा है। समझो कि 1500 में बेचा। ठीक है, सो 1500 पर शेयर है। सो 150012, दैट्स इट, 1,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में यू विल से इट इज गोइंग टू बी निल, बट नहीं बाबा, कभी भी याद रखना, इफ द असेट इज अक्वायर्ड और वी हैव गॉट द असेट्स प्रायर टू 31/1/2018, that asset will also be revalued. That asset will also be revalued. In this case, my actual cost is nil. That will be revalued with the FMV as on 31/1/2018. So FMV कितना था 31/1/18 का? समझो it is 1,200 rupees. So it will be nil or 1,200, whichever is higher. It will be 1,200 into 100 shares, right? 100 shares, correct? So it will be 1,20,000. Is everybody clear with the bonus shares as well? ये बोनस शेयर्स के साथ भी ऐसे होगा। मैं और एक तुम लोगों को बताऊं कि कैसे सिचुएशन वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें से वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके वजह से। प्लीज एक लास्ट पॉइंट में तुम लोगों को बोलता हूँ। बोनस शेयर्स दिए, बोनस दिया इन 1998, 100 शेयर्स। एफएमवी एज ऑन 1401 इज रुपीज 1,000 पर शेयर। एफएमवी एज ऑन 31/1/18 is rupees 1,200, and selling price of bonus shares as on 24/3/2025 is rupees 1,500। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। सब 100 शेयर्स बेच दिए। सो एफवीओसी तो सिंपल आएगा। एफवीओसी विल बी 100 into 1,500 comes to 1,50,000। अभी बताओ इसमें क्या होगा?
माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द कॉस्ट और दिस इज द असेट विच इज अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 एंड दीज आर बोनस शेयर्स। याद करो, इफ द बोनस शेयर्स आर अक्वायर्ड प्रायर टू 1401 तो वो एज ऑन 1401 रिवैल्यू किया जाता है। तो याद है क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स प्रायर टू 1401 बिकम्स योर एफएमवी एज ऑन 1401 विच विल बी 1000 रुपीज, राइट? And since it is sold after 31/1/18, it will again be revalued as on 31/1/2018. Are you understanding? These bonus shares are revalued twice. One as on 1401 and second one is as on 31/1/2018. So in this case, my cost of acquisition will be 1,200. 1,200. It will be 1,20,000. I hope you are clear. ये बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स सबके लिए एप्लीकेबल। और मैं इसमें ये पॉइंट्स में से किस क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट टाइम आई थिंक स्लम से लाया था, उसके लास्ट टाइम एसडीवी का क्वेश्चन आया था। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है कि इसमें से दिख जाए क्वेश्चन। हाँ मतलब दिखा देना, तुम लोग जब भी दिखाओगे तो 30,000 आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का क्वेश्चन, एक लास्ट पॉइंट करते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ऐसे लिखा होगा, अंडर वैल्यूड बाय 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। तो बात एकदम सिंपल है भाई, बात एकदम सिंपल है। इफ द ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब उसको बढ़ाना चाहिए। एकदम सिंपल, देखो इधर, अगर ये ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है मतलब उसको 10,000 लाना है। अगर 10,000 अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक लाया तो मेरे नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? इट इज ऑलरेडी अंडर वैल्यूड, नो? यू हैव टू नाउ include 10,000 in opening stock. If I include 10,000 in opening stock, automatically my net profit will go down. So इसका impact क्या आएगा? Less करो, net from reduce from net profit. Closing stock is undervalued. अगर closing stock undervalued है, so उसको डालना है। अगर मैंने closing stock में 10,000 डाला, तो मेरे net profit में क्या impact आने वाला है? मेरा net profit भी 10,000 से क्या बढ़ जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसकी वजह से इसका impact क्या आएगा? 10,000 ऐड होगा। अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम लोगों को पूछता हूं, तुम लोग इसका आंसर देना और उसके बाद फटाफट वापस जाके पढ़ाई स्टार्ट कर। ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 17,000। लॉजिकली समझ के बोलना। मैं ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या करूंगा नेट प्रॉफिट पे? एकदम सिंपल, सामने लाना। ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब निकालना है। ओपनिंग स्टॉक में से अगर मैंने निकाला तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक में से 17,000 ज्यादा दिख रहा है, वो कम करना है भाई। क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई से इट इज इजी इनफ टू अंडरस्टैंड? सिंपल, ओके। और एक मेरे पास जस्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मेरा वीडियो भी है, मतलब एक एडजस्टमेंट का शीट डाला है। 55 एडजस्टमेंट्स है। मैं बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोगों को दिखेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। वो 55 क्वेश्चंस का शीट एक बार देख के जाना कि एवरी मतलब पीजीबीबी का एडजस्टमेंट का मैंने 2022 में शीट बनाया था, तो वो अभी भी वैलिड है। तो उधर प्लीज वो एडजस्टमेंट का शीट अच्छे से देखना, जिसके अंदर मैंने सबके सब मतलब ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट तुम लोगों को मिल जाएंगे। प्लीज समझो, टोटल इनकम का क्वेश्चन जो होता है वो टोटल इनकम का क्वेश्चन स्कोरिंग होता है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वन, ऐसे हो सकता है सी पेपर जो है वो क्या तुम लोगों को सब आएगा? क्या नहीं आएगा? ये दिमाग से पहली चीज निकाल देना कि सबका सब पेपर 100% सॉल्व करेगा मैं, नहीं होगा। तुम लोगों को 80% आता है ना, डोंट फोकस ऑन दोस 20%, फोकस ऑन दोस 80% एंड किल दैट 80%।
इंश्योर दैट वैसे 20 मार्क्स जाने वाला है, हम लोगों को जो लिख रहे हैं वो 100% लिखना है। तुम लोग ज्यादा टाइम रखना, नहीं आ रहा है ना, छोड़ना, तेल लेने का, हम लोगों को 10 मार्क का नहीं आ रहा है, तेल लेने का, चलेगा। बट जो बाकी का जो आ रहा है ना, उस पे 110% देना। पीजीबी पे का क्वेश्चन देखा, माँ कसम इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतने बड़े क्वेश्चन में 10 एडजस्टमेंट्स था, तुम लोगों को एक एडजस्टमेंट भी नहीं आएगा। इतना तो पढ़ाई किया है ना भाई कि अपने इतना एडजस्टमेंट तो आ जाएंगे। उसमें से 10 में से 7 एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे, इट इज ओके। राइट दो 7 एडजस्टमेंट्स विथ वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स टेबल के अंदर मत लिखना, वर्किंग नोट्स पीछे जाके लिखना। राइट, सो प्लीज वर्किंग नोट्स नहीं लिखे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट मार्क्स। जितना आता है लिखो, नीचे जाके वर्किंग नोट्स लिखना। वर्किंग नोट्स थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिखना, बिकॉज 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उतना टाइम अपना बच रहा है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसा हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है। एंड 100 मार्क्स का लिख के आने का टारगेट रखना। कीप योर वॉच विथ यू। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने एक वीडियो डाला है मेरे स्टडी टिप्स के, इसमें देखना प्लेलिस्ट में, कि कितना टाइम एवरी क्वेश्चन को देना चाहिए, वो भी मैंने बोला है, सो दैट वो चीज याद रखना और वैसे तुम लोग एग्जाम में जाना। मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। एससीजेड का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी मैंने टोटल इनकम के वीडियो में कर दिया है, तो तुम लोग उधर जाके देख सकते हो। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू, मतलब ये जो सेशन था 1.5 घंटे का सेशन था, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन एमसीक्यूज, कि एमसीक्यूज में अलग कुछ नहीं है, जस्ट दैट यू विल गेट वन पैरा, वो पैरा के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे चैप्टर्स के। नथिंग इज इंटरलिंक्ड, सो डोंट वरी। एवरी पैरा इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट क्वेश्चन। सो जस्ट दैट 4 क्वेश्चन नहीं दे रहे, एक पैरा दे रहे और उसमें चारों क्वेश्चन घुसेट दिया उन्होंने। इन सिंपल वर्ड्स एमसीक्यू ये है। अंडरस्टैंडिंग, सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। दिस विल बी योर बेस्ट पेपर। एंड वो पेपर कैसे आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। अपने हाथ में है परफॉर्म अच्छे से करना। अगर तुम लोगों का पेपर एकदम ही गंदा आया, मतलब लग गए भाई पेपर देख के, ऐसा भी हुआ ना, अंडरस्टैंड वन थिंग, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम है पूरा। पूरा गेम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तुम लोगों को आजू बाजू देख के समझ में आ जाएगा पेपर कैसा है। ठीक है, ऐसा अगर आ गए लोगों के अगर एक्सप्रेशन, तो समझ जाना कि भाई लग गई है सबकी। अभी अभी सबकी लग गई है ना, थोड़ा खुश होना कि अभी मेरी नहीं, सब लोग फेल होंगे। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा दिमाग में रखना, मतलब अपना जो चेकिंग होगा वो चेकिंग लीनियंट होता है। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पॉइंट है, अगर तुम लोग ने कुछ लिखा ही नहीं तो इट्स सुसाइड। तुम लोग ने लिखा होना चाहिए कुछ तो, दो वो लोग मार्क्स देंगे। नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिख। डिसअपॉइंट मत होना, एकदम दिल पे मत लेना कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अंडरस्टैंडिंग, एकदम बढ़िया जाएगा पेपर, जितना आता है उतना। और तुझे मालूम है क्या, एक जो तुम लोगों को राज बोलता हूँ एक चीज, क्वेश्चन पेपर जब भी डिफिकल्ट आता है ना, इंस्टीट्यूट एंश्योर्स दैट यू विल गेट 50 मार्क्स। चूज योर बेस्ट 50 मार्क्स। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 मार्क्स डिफिकल्ट। देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो इजी होते हैं, हम लोगों को उस पे टारगेट करना है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, बिकॉज सिली मिस्टेक्स किए तो तुम लोग मतलब कुछ कोई नहीं कर सकता। राइट, अगर 10 का 20 लिख दिया, 10 का 100 लिख दिया, नो बडी कैन डू एनीथिंग, इवन आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है, बट यू इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। डोंट वरी, अगर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कल भी अगर तुम लोगों को लगा कि नहीं यार मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ है, तो भी इट इज ओके। तुम लोग ने जितना भी पढ़ा है ना, तुम लोगों को याद आ जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव रहना, बिकॉज जितना तुम लोग पॉजिटिव रहोगे ना और वो पॉजिटिविटी के साथ जाओगे ना, तुम लोगों को आ जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। अगर नेगेटिव थॉट्स ही रहेंगे तो नेगेटिव में मजा नहीं आएगा भाई, तुम लोग पूरा नेगेटिविटी में घुस जाओगे। और ये थोड़ा अभी टेलीग्राम वो सब देखना बंद करना। तुम लोगों को क्या होता है ना, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ मी, ओके। तुम लोगों का भी क्या है, तुम लोगों को सुनना है कि मेरे दोस्तों का भी पोर्शन बाकी है। तुम लोगों को सुनना है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों की लगने वाली है। ये तुम लोगों को सुनना है। इसकी वजह से यू गो ऑन टेलीग्राम एंड सी कि यार किसको किसका नहीं हुआ है पढ़ाई, तो तुम लोग लिखोगे कोई क्वेश्चन किया है क्या, इसके किसी ने क्वेश्चंस किए है क्या, इसके किसी ने चैप्टर किया है क्या। ऐसा मत करना। अब तुम लोगों को टेम्पररी अच्छा लग के कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज क्या है कि वो देखोगे, तुम लोग चैटिंग करना स्टार्ट करोगे, उसमें 10-15 मिनट ऐसा ही वेस्ट हो जाएगा। एंड वी कांट जस्ट वेस्ट एनी टाइम राइट नाउ। ठीक है, जस्ट तुम लोगों को रियलिटी बताया, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई वांट यू नॉट टू डू। ओके, ठीक है, चलो, कल हम लोग पेपर के बाद वापस मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम, बिकॉज यू आर अ रॉक स्टार। बिकॉज तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया भाई, मैंने भी किया तुम लोगों के पीछे। प्लीज प्लीज वो मेहनत का जरा फल लेके आना। अच्छा।
ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। दिस इज Yabit Bachchan signing off for today, and I have done every possible thing from my end for your attempt, so I hope that you will make me proud, and I will be waiting for your messages after the paper. अच्छा था, बुरा था, कैसा भी था, I will be waiting for your reviews. चलो, bye bye, see you, take care, all the very best, टाटा, good night.